जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, आप भी उसी ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। आपके भीतर भी वह शक्ति है, वह ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। काहे कि आने वाला समय भारत का बड़ा ही उज्जवल समय है और पूरा विश्व आज भारत के सामने झुक रहा है। उसका एक कारण और एक समाचार, एक प्रमाण आप देख सकते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। जहां पहले चाइना पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता था, अब कहीं ना कहीं भारतो जो है मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। और ऐसा हब होगा कि पूरा विश्व का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा? भारत में ही होगा। अभी देखेंगे कि भाई कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। काहे के मोदी जी पहुंच चुके हैं अमेरिका, और अमेरिका में पहुंचने के बाद जो अब नए नए समझौते होंगे, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वह ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रहा हो, या अन्य क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहा हो, तो ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो इन सब मैन्युफैक्चरिंग हब के कारण हम देखेंगे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है या अर्थव्यवस्था है, उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अरे सीधी सी बात है, जो एक आर्थिक पद्धति है या एक नियम है जीडीपी का, वो क्या कहता है कि जिस देश में वस्तुओं का उत्पादन होता है, वही देश के जीडीपी में ऐड होता है। तो उस जीडीपी का में भी जब बढ़ोतरी होगा तो क्या कहलाएगा कि भाई एक आर्थिक शक्ति कहलाएगा भारत। अब वो कैसे कहलाएगा, इस पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं गुरुकुल बैच की, जो कि पहला बैच एकदम हाउसफुल हो चुका है, एकदम हाउसफुल हो चुका है। 3 जुलाई से ये बैच जो है, दूसरा बैच, सेकंड बैच शुरू होने वाला है। तो भाई बहुत कम सीटें बची हैं। आप सभी लोग, जो लोग चाहते हैं 2024 में अपना सिलेक्शन यूपीएससी में पाना, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपके सामने जो सूचना पट्टिका संचालित हो रही है, चल रही है, चलायमान है, उस पर जो नंबर्स हैं उस पर कॉल कीजिए और बात कीजिए। सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी वहां से। जहां भी जो भी डाउट, जो भी शंका मन में उत्पन्न हो रहा है, वो सभी शंकाएं जो हैं आपके मन से बाहर निकल जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। तो चलिए शेयर कर दीजिए इस सेशन को जल्दी से, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर लो। काहे कि इस पर ऐसा ऐसा न्यूज़ और ऐसी ऐसी नॉलेज आएगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए तो शुरू कर लेते हैं अपने सेशन को। तो भाई बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गए हैं। ये बात ध्यान रखना है भाई, ध्यान से सुने सब यूपीएससी वाला सब, की ये पहली राजनीतिक यात्रा है, राजकीय यात्रा है। ये बात जरूर ध्यान रखें, क्या है? पहला राजकीय यात्रा है ये। किसका? मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री का। और ये किस एयरपोर्ट पर उतरे? एंड्रयू एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तो पीएम मोदी का स्वागत किया गया, और स्वागत में 21 गो तोपों का सलामी दिया गया। 21 तोपों का सलामी। वो कहते हैं ना कि कोई बढ़िया काम कर लेता है तो 21 तोपों का सलामी दिया जाता है ना। तो यहाँ पर एक बात याद आती है, एक मूवी आई थी 3 इडियट, 3 इडियट। तो उस मूवी में एक डायलॉग है, तोहफा कबूल कीजिए। तो ऐसा ही कुछ भारत के सामने तोहफे रखे जा रहे हैं आजकल, एक के बाद एक तोहफे रखे जा रहे हैं। जहां विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जहां विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका है। वो अमेरिका एक के बाद एक प्रस्ताव भारत के सामने रख रहा है। वहाँ के विदेश मंत्री हों या वहाँ के जो उद्योगपति हों, वो सभी के सभी भारत के सामने एक नए नए प्रस्ताव रख रहे हैं। जैसा अगर हम पीछे देखें तो अभी जो दुनिया की नज़रें हैं, उन दोनों देशों के बीच जो संभावित रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में, नवीन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो के क्षेत्र में होने वाली समझौते पर टिकी हुई है। यानी कि अब पूरा विश्व ये देख रहा है कि आज जो मोदी वहां पहुंचे हैं अमेरिका, वहां अमेरिका में जाकर कौन सा ऐसा नया कारनामा करने वाले हैं। ये कौन से मोदी जी अपने झोला में से क्या निकालेंगे? वो पिटारा निकालेंगे। वो कहते हैं ना कि हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के निकल देंगे। तो उस झोला में बहुत जादुई चीज़ सब रखा हुआ है, और ऐसा ऐसा चीज़ सब रखा हुआ है कि जब निकलता है तो कुछ नया ही कमाल होता है, एक नया ही चीज़ होता है। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ इनके झोले में ऐड होगा, और यहाँ पे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकलेगा। तो यानी कि मोदी जब भी जाते हैं खाली हाथ तो आते नहीं हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग हब में अगर हम देखें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में,
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते हो सकते हैं। जहां पहले चीन इस मार्केट में, चीन और अमेरिका इस मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए थे सेमीकंडक्टर को लेकर, इसमें बड़े समझौते हो सकते हैं। और इसके लिए जो दुनिया की एक अग्रणी कंपनी है माइक्रॉन, जो कि अमेरिकी कंपनी है, उसके संजय जो उसके सीईओ हैं संजय मल्होत्रा, जो कि स्वयं भारतीय भी हैं, के साथ प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग होगी, आमने सामने की मीटिंग जो है यहाँ पर की जाएगी। तो मैक्रो जो सेमीकंडक्टर है, मैक्रोन जो एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है, जो कि आप देखते होंगे छोटा छोटा सब चिप सब होता है मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रॉनिक चीज में, इस सब में शामिल किया जाता है, इन सब में लगाया जाता है। तो वो सब पर दबदबा या एक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जो था वो कौन था? चाइना था। ठीक है, पाकिस्तान के चाचा चाइना। तो जो चाइना था उसके पास मैंने सेमीकंडक्टर को लेकर चीज सब बना हुआ था कि सेमीकंडक्टर वही बनाएगा, वही उत्पादन करेगा। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका ढूंढ रहा है चाइना को लेकर एक अलग अल्टरनेटिव, जो कि बनेगा इंडिया। तो एशिया में या विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है भारत। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, या सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन किसी देश में होगा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जब होगा, प्रोडक्शन जब किसी देश में होगा, तो जब प्रोडक्शन किसी देश में होगा तो उस देश का क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी बढ़ेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा या नहीं होगा? जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा। तो सीधे सी बात है कि यहाँ जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है अमेरिका, फिर चीन को देखते हैं जहाँ $17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लेकर बैठा हुआ है। वो कैसे बना? जब चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब बना, जहां आप कोई सा ही मोबाइल फोन उठा लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान उठा लीजिए, उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना लिखा होगा। तो वहां $17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना कैसे? उसके कारण है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा संदेश है, और इस दौरान भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और इसके तहत जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, हो सकती है। जेट इंजन जो कि आज हम अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी से मंगाते हैं, जेट प्लेन इंजन्स जो खासतौर पर लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं, और उसके लिए हम यूरोपीय देशों पर डिपेंड हैं। जब वो हमारे देश में ही बनेगा तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर एक उभरती हुई रक्षा तकनीक भी के रूप में भी स्थापित होगा। जैसे आजकल आप देखिए कि भारत जहाँ पहले अमेरिका या यूरोपीय देशों से क्या खरीदता था? हथियार खरीदता था। वहीं अब भारत क्या कर रहा है? भारत एक उपकरणों को तैयार कर रहा है, स्वयं हथियारों को बना रहा है, और लगभग 42 देशों को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, हथियार बेच रहा है, हथियार दे रहा है। तो यानी कि भारत की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल या अन्य जो मिसाइल्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनको बेचा जा रहा है, अफ्रीकी देशों को बेचा जा रहा है। यानी कि इंडिया, भारत विश्व के अलग अलग देशों को हथियार अब बेचने लगा है। तो जब जेट इंजन भी बनना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी भारत के हाथ में, और आग लग जाएगा पाकिस्तान और चाइना के घर में। समझे? बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी भारत को, और आग लग जाएगा चाइना और पाकिस्तान को। तो जो दो देश हमारे आसपास भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं भारत की इस यात्रा से डरे हुए भी हैं। जहां एक देश पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, जो कि अपना पाकिस्तान है, अपना ही कह सकते हैं, अपना ही बच्चा है। थोड़ा सा 1947 के कुंभ मेला में वो बिछड़ गया था, लेकिन वो वापस आने का मान ही नहीं रहा है। एक चाइना है जिसको भाई बोले थे, लेकिन ऐसा भाई निकला कि पीठ में छुरा ही घोंप दिया। चलिए, तो फिलहाल जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है भारत में। इसके साथ साथ रक्षा सौदे में अमेरिका के साथ F-18 विमान, लड़ाकू विमान भी भारत को मिल सकता है। इसी के साथ आगे अगर देखें तो क्या है कि एक और सूचना ये आई। क्या सूचना ये आई? एक समाचार ये बना, क्या समाचार बना कि प्रधानमंत्री से मुलाकात किसने की भाई? ई कार निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रमुख कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क, ये भाई साहब अपने आप में एक नए कारनामे हैं। ये अलग ही दुनिया बसाना चाहते हैं मंगल ग्रह पर, इनका कारनामा ही अलग है।
कितना बार तो ये फेल हो चुके हैं और कितना बार तो ये अपना रॉकेट उड़ाते हैं और रास्ते में ही फट जाता है। लेकिन भाई बात मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस आदमी की ताकत, मतलब एक क्षमता को, एक धैर्य को, एक प्रयास को, क्या कि ये हमेशा प्रयास करता रहता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। कौन? एलन मस्क। और ये मानव को अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह पर पहुंचाने, यानी कि मंगल ग्रह पर अपना एक अलग एक घर बनाने के प्रयास में है ये आदमी। तो ऐसा आदमी क्या कहता है? ऐसा आदमी कहता है कि मैं मोदी का फैन हूं। जहां मोदी जी को एक देश कहता है मोदी इज द बॉस, कहां? ऑस्ट्रेलिया में हमने सुना था। और वैसा ही यहां हमें देखने को मिलता है कि मैं मोदी का फैन हूं, एक ऐसी कंपनी का मालिक जो पूरे विश्व में सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। इसको सपना आया और ट्विटर खरीद लिया। कौनों दिन वो सपना आया था और उसने ट्विटर खरीद लिया। ऐसा आदमी जो कहता है कि मोदी का फैन हूं। तो समझिए कि भारत की जो नियति है, या भारत की जो प्रकृति है, या भारत का जो जमीन है, भूमि है, वो किस प्रकार के नए उपलब्धियों को हासिल करने वाला है ना। इन्होंने कहा कि जल्द ही टेस्ला भारत में होगी, यानी कि इसकी टेस्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, वो कहाँ होगा? वो भी अब हो सकता है कि भारत में संपन्न हो जाए, जल्द ही होगा। और इसके साथ साथ ये भाई साहब बोल दिए हैं कि भाई सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसके माध्यम से एक टिकाऊ बिजली उत्पादन और बैटरी में ऊर्जा भंडारण के लिए क्षमता भी वो कहाँ देख रहे हैं? वो सब भारत में ही ये देख रहे हैं कि भारत में इनको ये सारी सुविधाएं, ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। और जब ये सब मिलेगा रिसोर्स, तो इसका उपयोग कौन करेंगे भाई? ये करेंगे वस्तुओं के उत्पादन में, यानी कि प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधा सा बात है जीडीपी बढ़ेगा, और जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है वो देश उतना ही बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, उतनी ही बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरती है। जैसे भारत अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ कितना पर है? कितना पर है? 5वां नंबर पर है। 5वां नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं भारत को दूसरा या पहला नंबर पर तो होना ही चाहिए, ये सब तो मान के चलना ही चाहिए। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है उस समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे विनिर्माण के क्षेत्र में भारत अपनी उपलब्धियों को हासिल करने जा रहा है। इसके साथ ही अगर भारत और अमेरिका के संबंध को देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को एक कमजोर देश आंकता हुआ आया शुरुआत में। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत ने कई प्रयास किए कि भाई अमेरिका के साथ अच्छा संबंध बनाया जाए, उसको एक अच्छा मित्र बनाया जाए। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, और उसके साथ साथ पहले भी रहा। जैसे अगर हम 1971 के युद्ध की बात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ना, थोड़ा सा बात करते हैं, खाली भलाई थोड़ी ना बताते चलेंगे, कुछ बुराई भी तो बताना है। तो 1971 के युद्ध में अगर हम सभी लोग जानता है, पूरा विश्व जानता है कि जो अमेरिका था ये किसके साथ में हो गया था? पाकिस्तान के साथ में हो गया था। लेकिन हमारा जो दोस्त है, कौन दोस्त? रशिया। भाई एकदम पक्का वाला दोस्त है भारत का रशिया, और आज भी हम उसका हाथ नहीं छोड़े हैं, ना वो हमारा साथ छोड़ा है, समझे। फिलहाल शीत युद्ध कब शुरू हुआ? जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो गया तो शीत युद्ध शुरू हो जाता है, कोल्ड वॉर। और इस दौरान अमेरिका के जो सक्रिय रूप से भारत को अपने शिविर में शामिल करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। यानी कि अमेरिका ये चाहता रहा कि हम जो हैं क्या करें, हम अब भारत को अपनी साइड करके रखें, यानी उसको लाभ दिख रहा था तभी तो अपनी साइड करके रखें। तो भारत ने यहाँ पर सीधा सीधा गुट निरपेक्ष आंदोलन नीति का पालन किया, और भारत ये कहता है कि हम किसी भी गुट या शिविर मतलब किसी भी ग्रुप में ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे जो विकास नहीं चाहता है, जो युद्ध चाहता है। तो यहाँ ही ध्यान रखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इस पर बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और आज के परिप्रेक्ष्य में शामिल होने वाला है कैसे
कि भाई जो नाटो है, अभी आजो के भी समाचार पत्र पढ़ेंगे तो नाटो प्लस की बात हो रही है कि इंडिया को नाटो प्लस में शामिल कीजिए, नहीं तो नाटो प्लस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कैसे कि जब नाटो प्लस की बात कर रहे हैं तो नाटो प्लस में मैक्सिमम ऑफ कंट्री कहाँ के हैं, एशिया के हैं, एशिया के हैं। और बात हो रही है नाटो की, और जब बात नाटो की हो रही है तो भाई ये तो अपने दोस्त के विरुद्ध हमें जाना पड़ेगा ना, अगर हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो। किसके, रशिया के। ऐसा दोस्त जो हमारा हमेशा से साथ दिया है, उसके विरुद्ध हम कैसे हो जाएंगे। ऊपर से हमारा नीति रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो यही कारण रहा है कि भारत लगातार नाटो प्लस में शामिल होने से मना करता हुआ आ रहा है, और ये शामिल नहीं ही होगा, क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को लागू करने के लिए वर्तमान समय में ऐसा जारी रखेगा। अब क्या होगा, इस ग्रुप में शामिल हो गए, अब हम नहीं चाहते हैं कोनो देश से युद्ध करना, लेकिन फिर भी हमको युद्ध में धकेल दिया जाएगा। कैसे धकेल दिया जाएगा, इस बात को भी समझना होगा कि नाटो क्या है। नाटो यही तो है कि अगर न किसी भी नाटो देश पर कोई दूसरा देश हमला कर देता है तो जितना भी नाटो के देश सब हैं, सब मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। अब भाई किसी देश पर कर दिया, वो उनका आपसी मामला है, सुलझाइए, समेटिए, शांति से बात करके खत्म कीजिए। तो और सब देशों का, पूरा देश का अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की क्या जरूरत है, ये भी बात समझना पड़ेगा। काहे कि युद्ध में केवल और केवल संसाधन लोग ही नहीं जाते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होती, जान ही नहीं जाती है। वो देश कम से कम 20 साल पीछे चला जाता है युद्ध में। आप यूक्रेन को देख लीजिए, ये नाटो के चक्कर में तो हो रहा है अभी सब कुछ, ये नाटो के चक्कर में तो हुआ कि बेचारा यूक्रेन आज पीटा गया, इतना मतलब बर्बाद हो चुका है वो। अब से ये मान लीजिए अब उसको फिर से इस स्थिति में आने के लिए 50 साल लग जाएंगे, इतना पीछे चला गया है रशिया के साथ युद्ध में करते करते, इतना युद्ध करते हुए। चाहे वो है कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था उसकी रही हो, या विश्व के साथ संबंध रहे हो, या वैश्विक अर्थव्यवस्था के में उसका योगदान रहा हो, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। किसका वजह से, नाटो की वजह से। तो हम ऐसे ग्रुप को जिंदा ही क्यों रखे हैं, भारत ये कहता है। ऐसा हम ग्रुप बनाए ही क्यों। सब देश को इस पर शामिल होना चाहिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन नीति में शामिल होना चाहिए, हम ये कहते हैं। हम एक ध्रुवीय देश नहीं बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं बहुध्रुवीय देश, यानी कि सभी देशों की अपनी रणनीतिक राजनीतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल हो जाएंगे तो भाई ये लोग कहेंगे कि भाई आपको ऐसे काम करना है, तो हम भाई मजबूरी है कि भाई हम भी जो है उनकी तरह ही काम करें, चाहे हम चाहें ना चाहें। तो भाई हम जो हैं स्वायत्त देश हैं, संप्रभु देश हैं, अपने निर्णयों को खुद ले सकते हैं। तो ये एक संबंध भी एक थोड़ा तीखा संबंध रहा है अमेरिका के साथ हमारा, हालांकि व्यापारिक संबंध हमारे चलते चले गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो अमेरिका उन कुछ देश में से एक है जिनके साथ भारत ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक समझौते साझेदारी पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जैसे आप देखेंगे 2+2 संवाद होता रहता है, विदेश मंत्रियों के बीच में ये संवाद मुख्यतः होता रहता है, ठीक है। इस संस्थागत संवाद तंत्र को स्थापित किया गया। वर्तमान में भारत के पास सभी क्वाड देशों जापान और के साथ 2+2 रणनीतिक वार्ता है। क्वाड भी जो है वो क्या है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए है, चाइना को काउंटर करने के लिए। अब देखिए एक तरफ तो अमेरिका चाइना को लगातार काउंटर करने के लिए अलग अलग ग्रुप में शामिल कर रहा है, इंडिया को भी इसमें तवज्जो दे रहा है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ भी हमें बड़ी सतर्कता के साथ संबंध निभाना पड़ेगा। क्या है कि अमेरिका रशिया जितना अच्छा दोस्त नहीं है, उतना ईमानदार दोस्त नहीं है। अब वो क्वाड ग्रुप बनाया है, क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश हैं, ये 4 देश हैं। और किसको काउंटर करने के लिए बनाया, चीन को काउंटर करने के लिए बनाया। लेकिन आप समाचार उठाकर देख लीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जी महाराज, है ना, ब्लिंकन महाशय, वो कहाँ पहुंचे हुए थे, चाइना में पहुंचे हुए थे। तो एक तरफ तो आप चीन को हर तरफ से घेरने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरा तरफ आप उससे व्यापारिक संबंधों को प्रागण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गिले शिकवे मिटा रहे हैं। तो क्या मतलब समझें इसका
टिट फॉर टैट कीजिए, आर या पार कीजिए, क्या मतलब दोनों तरफ का मामला खेला जा रहा है। तो इस पर जो है हमें बड़ी ही समझदारी से काम करना होगा। तो दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक डोनेम भी अब स्थापित हुआ है, वैश्विक शांति के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैश्विक शांति के लिए ही बात करते हैं, है ना, हम लोग वैश्विक शांति के लिए ही बात करते हैं। तो उसी वैश्विक शांति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भारत के साथ जो अमेरिकी अभी संबंध हैं वो कैसे बने हुए हैं, और इसके साथ साथ उसमें होने वाले जो बदलाव हैं आगे क्या होंगे। भारत जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो कैसे चाइना और पाकिस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी, और ज़्यादा खराब हो जाएगी, और हमें देखने को मिल रहा है। और आज ही रिपोर्ट आया है, आज ही एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार गिरी है, जबकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ी है। स्टॉक मार्केट को आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट जो है भारत का वो लगातार बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन चाइनीज स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आज का समाचार है, देखिएगा जरूर। चलिए फिर इसी क्रम में हम आगे फिर चर्चा करेंगे, कोई नई उपलब्धि अब हासिल होगी भारत को, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपके क्या विचार हैं, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कहाँ तक जा सकते हैं, उनके बीच किस तरीके के रणनीतिक व्यवहार आगे बन सकते हैं, और इसमें हमें कितना अमेरिका से सावधान रहने की ज़रूरत है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले वीडियो में अगली चीज़ के साथ, अगली नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। गुरुकुल बैच को ज्वाइन कर लें जो भी सीरियस हैं अपने भविष्य के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।